दसम के भैया ध्यान दें, आपको हम बता रहे थे प्रश्न नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 पाँचवा ही शेष है। इसके बाद यह द्विघात समीकरण आपका समाप्त, अंतिम प्रश्न है ये द्विघात समीकरण का। अब आप लिखा पाँचवा देखिए, लिखा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर के एक पार को बनाना संभव है, क्वेश्चन मार्क है ना। यदि है कामा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो परिमाप की बात की गई। परिमाप का मतलब चारों तरफ की दूरी, जो भी आकृति हो उसकी चारों तरफ की दूरी परिमाप कही जाती है। क्योंकि पार की बात की गई तो लिख लीजिए, माना पार्क की लंबाई x मीटर। तो हमने लंबाई क्या माना, पार्क की x मीटर। परिमाप क्या दिया है भाई, परिमाप दिया है ना क्वेश्चन में 80 मीटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पार्क है आपका, आप जान रहे हो कि ये पार्क की लंबाई हो गई और ये पार्क की क्या है, चौड़ाई हो गई, है ना। तो लंबाई भी ये भी होगी और चौड़ाई ये भी होगी। तो आप जब चारों तरफ का योग करोगे तो लंबाई धन लंबाई कितने हो गए, 2 लंबाई धन चौड़ाई, धन चौड़ाई 2 चौड़ाई, 2 कामन ले लोगे, है। तो परिमाप क्या जाएगा आपका, पार्क का 2 कोष्टक में लंबाई अधन चौड़ाई। ठीक है, परिमाप क्वेश्चन में दिया है 80, लंबाई आपने माना है x, चौड़ाई आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप खुद समझ रहे हैं कि ये 2 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो 80 में 2 का भाग हो जाएगा, कुल मिला के 40 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, x धन चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई इधर रहने दीजिए, x इधर कर दीजिए, 40 माइनस x, तो कुल मिला करके चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। तो यदि पार्क की लंबाई x है तो चौड़ाई क्या है, 40 माइनस x। ये आपने निकाल लिया। अब प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने। क्षेत्रफल लिखा है प्रश्न में 400, लंबाई क्या माना है आपने x, चौड़ाई क्या निकाला है आपने 40 माइनस x। ठीक है, तो आप कोष्ठक खोल देते हैं तो 40 x का इसमें गुणा कर दो तो माइनस x स्क्वायर, इधर आएगा 400, सबको इधर ले आइए। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब आप खुद विचार करें कि हमको द्विघात समीकरण हल करना है। हल करने का सिस्टम है आपका, अब जैसे भी आप हल कर लें, है ना, सीधा 4 से हल कर लें या गुणनखंड विधि से हल कर लें। अब गुणनखंड में एक विधि वो भी है पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो जैसे भी आपको आ जाए ये सवाल हल कर लेना पड़ेगा। लेकिन पहले देख लें कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके हल का कोई अस्तित्व तो है कि नहीं। अर्थात क्या निकालना पड़ेगा, विविक्त कर अर्थात d। तो पहले a का मान है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या आएगा 1, b बराबर ऋण 40, c बराबर 400। तो d बराबर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है ऋण 40 का होल स्क्वायर, a का मान है 1 और c का मान है 400। कितना आ जाएगा, 1600। अगर 4 चौको 16, ये भी आ जाएगा 1600। तो कुल मिला क्या आया, 0। तो आपने देखा वियुक्त कर क्या आया, 0। इसका मतलब मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इसको हम इनके मूलों, जो आपका द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व है, इनके मूलों का अस्तित्व है, ये बात निश्चित है। ठीक है, मूल 2 प्राप्त होंगे और दोनों मूल क्या प्राप्त होंगे भाई, x का मान जो आएगा वही प्राप्त होंगे, वही माना जाएगा। तो हम x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 क्या करें, इसको हल कर लें। तो जब आप हल कर लेंगे, ठीक है, तो कुल मिला करके अब हल कैसे करेंगे, है ना। x बराबर सिद्धाचार लगा देते हैं माइनस b का मान ऋण 40 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अर्थात ऋण 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 400। फिर पूरे बटे क्या होगा 2a अर्थात 2 गुणे 1। तो ऋण क्या हो जाएगा, धन 40 प्लस माइनस
अंडर रूट इसका वर्ग करोगे तो 1600 आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो 1600 ऋण 1600 कितने हो गए 0 और बटे 2। ठीक है, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। तो कुल मिलाकर के x बराबर +40 ± 0/2। तो x बराबर +40 + 0/2 +40। हाँ, तो आपने देखा x बराबर +40 ± 0, भाई 0 का वर्गमूल 0 और पूरे 1/2। अब एक बार धन ले लिया हमने, एक बार ऋण ले लिया। अब 40 में 0 जोड़ लो 40 आएगा, 40 में 2 का भाग 20। ऐसे ही आप 40 से 0 घटा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 40 आएगा अर्थात 20। तो आपने देखा कि जो हमारा पार्क है उस पार्क के संबंध में हमने देखा कि लंबाई क्या निकली x, लंबाई क्या निकली x। अब आपसे कहा जाए कि चौड़ाई क्या होगी, भाई लंबाई पार्क की आ गई 20 मीटर, चौड़ाई आपने देखा है कि 40 - x थी अर्थात 40 - 20 तो 20 तो आएगा, कुल मिलाकर चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। तो इसका मतलब 20 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पार्क संभव है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब कौन सा नंबर है अगला पाठ, क्या नाम है उसका, यह नाम है अगले पाठ का समांतर श्रेणी। किताब देखिए आप, ये लिखा है समांतर श्रेणी। अब आपसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी की अंग्रेजी क्या होती है, तो समांतर श्रेणी की अंग्रेजी होगी आपकी अरिथमेटिक। क्या होगी अरिथमेटिक, ठीक है, प्रोग्रेशन। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात ARITHMETIC अरिथमेटिक हो गया, प्रोग्रेशन अर्थात PROGRESSIONS हो गया आपका समांतर श्रेणी की अंग्रेजी, है ना। इसको शॉर्ट में AP भी कहा जाता है, AP। ठीक, कैपिटल A डॉट ये A.P AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो इस पाठ को पढ़ने के लिए कुछ आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा गया है प्रकृति में, है ना, नेचर में आपने देखा होगा कि बहुत सी वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। बहुत सी वस्तुएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल दिए गए हैं, बताया गया है किताब में आपके। फिर इसके पश्चात आप देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी के विषय में देखो बताया, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियाँ बनाई गई हैं, विचार करिए इनमें। ये लिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार लिखा गया है ना। 1, 2, 3, 4 डैश कर दिया गया है, कोई अंतिम निश्चित नहीं है क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप यहाँ देख लीजिए, है ना, समांतर श्रेणी की अंग्रेजी लिखी हुई है ये, ठीक, या AP A.P फिर डॉट लिखा हुआ है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये परिभाषा दी गई, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब निश्चित संख्या AP का सर्वांतर कहलाती है। यह निश्चित संख्या AP का सर्वांतर कहलाती है। ठीक है, याद रखिए यह सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक, अब रही बात किसका कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट में यहाँ भी लिखा गया है, ए पार्ट में, किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ दी गई ना सेंटीमीटर में, 147 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, कामा डैश डैश, अंतिम क्या है 157। तो आप देख रहे हो कि जो पहला लिखा गया है ये 147, इसको कहा जाता है प्रथम पद, है ना। फिर इसके बाद जो लिखा गया है कामा लगाकर ये द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, है ना, फिर चौथा पद इसमें नहीं लिखा, पाँचवां नहीं लिखा, छठवां नहीं लिखा, सातवां नहीं लिखा, है ना। इस प्रकार बहुत से पद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अंतिम पद क्या है, अंतिम पद इसमें साफ साफ लिखा है 157। तो आप देख रहे हो कि ये परिमित है, अर्थात एक निश्चित है या परिमित नहीं है। ठीक है, इसमें जितने भी पद हैं वो सब क्या है परिमित हैं, अर्थात
10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, एक संख्या निश्चित है पदों की संख्या निश्चित इसमें। अच्छा, ऐसे ही ये भी लिखा गया, देख लीजिए, किसी शहर में जनवरी मास में किसी सप्ताह में दिए गए न्यूनतम तापमान, है ना, आरोही क्रम में लिखने पड़े। देखो लिखा नहीं है, ऋण 3.1 कामा, फिर ऋण 3.0 कामा, फिर ऋण 2.9 कामा। इस प्रकार ये जो है टेम्परेचर दिया गया है ना। तो ये निश्चित है कि पहला पद ये है ऋण 3.1, दूसरा पद क्या है ऋण 3.0, तीसरा पद क्या है ऋण 2.9। तो कुल मिलाकर के एक पद, दो पद, दूसरा पद, तीसरा पद, है ना, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां पद, छठवां पद, सातवां पद। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो जो भी ये सीरीज बनी गई है, जो भी श्रेणी बनाई गई है या लिखी गई है, जो भी सूची बनी है ये, ठीक है, तो उसमें पद कुल निश्चित हैं। इसमें पद 7 हैं, 8 हैं, है ना। अंतिम पद है, देख रहे हो, ऋण 2.5, पहला पद आपका ऋण 3.1, ठीक है। तो इस प्रकार कुल मिला करके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ये बोला जाता है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ठीक। ये अभी सवाल बताया नहीं गया। अच्छा, ये थोड़ा सा जानकारी आपको दी जा रही है, फिर आपको बताया जाएगा। देखिए इसमें लिखा नहीं है कि आप देखते हैं कि पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है a+d, तीसरा पद क्या है a+2d, चौथा पद क्या है a+3d, ठीक है। तो कुल मिला करके ये एक श्रेणी बनी हुई है। तो ये श्रेणी का जो है अर्थात समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप है। पहला पद क्या है a, दूसरा पद क्या है a+d, तीसरा पद क्या है a+2d, चौथा पद क्या है a+3d, पाँचवा पद क्या है a+4d, है ना। अब हमसे इस प्रकार ये श्रेणी बनाई गई है। तो क्या है ये समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप है, AP का ये व्यापक रूप है, ठीक है। तब आपसे हम पूछें अगर कि 10वां पद क्या है तो आप तुरंत बताइए a+9d, 10वां पद है कि नहीं है। अब आपसे पूछा कि 15वां पद क्या है तो आप तुरंत बताइए a+14d, ठीक है। तो कुल मिला करके आपने देखा कि आप ये बता सकते हैं कि 9वां पद क्या है, 10वां पद क्या है, 17वां पद क्या है, ठीक है। इस प्रकार आप ये व्यापक पद जो लिखे गए हैं इनको आप समझिए। अब रहेगी बात ए क्या है। ए का मतलब है प्रथम पद, ए का मतलब क्या है प्रथम पद। और यहाँ पर जो डी प्रयोग किया गया है, ठीक है, डी जो प्रयोग किया गया है कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर, ठीक। तो डी का मतलब होता है सार्वंतर। इसका मतलब ये हुआ जैसे नहीं पद होते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार पद लिखे गए हैं। तो ये डी अर्थात सार्वंतर, ठीक है। कैसे आप निकालोगे, जैसे हमने लिख दिया 2, 4, है ना, 6, 8, इस प्रकार लिख दिया हमने। अब आपसे कहा जाए कि सार्वंतर क्या है अर्थात डी का मान क्या है, तो डी का मान ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो, या चौथे पद से तीसरा पद घटा दो, क्रम से। ये नहीं कि चौथे से आप घटा दो दूसरा वाला, चौथे से तीसरा पद, है ना, तीसरे से दूसरा पद, ठीक है। मतलब क्रम नहीं तोड़ना, है ना। 10वें पद से कौन घटेगा 9वां पद, 16वें पद से कौन घटेगा 15वां पद। इस प्रकार सार्वंतर अर्थात डी का मान निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये जो लिखा गया है, अब आपसे कहा जाए कि बताओ छः समांतर श्रेणी में है कि नहीं। हाँ, अगर डी का मान क्या आ जाए समान आ जाए, डिफरेंस क्या आ जाए एकदम इक्वल समान। आप देख लीजिए दूसरे पद से पहला का पद घटाओ क्या उत्तर आएगा 2, तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ क्या उत्तर आएगा 2, चौथे पद से तीसरा पद घटाओ क्या उत्तर आएगा 2। तो आप देख रहे हो ना कि हर बार चाहे डी का मान निकालें, चाहे जैसे निकालें आप, है ना, चाहे चौथा 5वां पद लें, चाहे 8वां 7वां पद लें, है ना, या 9वां 8वां पद लें। तो जब आप सर्वांतर ज्ञात करोगे तो क्या आएगा समान। तो हम क्या कहेंगे कौन श्रेणी है ये समांतर श्रेणी। इसके विषय में चर्चा फिर की जाएगी।